बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के 8 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट पीवाईक्यू जो पिछले 5 साल से मोस्ट रिपीटेड होते हुए आ रहे हैं उनके। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इजिली आप क्या करें 90% स्कोर करें तो आप इजीली बस इन वीडियोस को देखते जाइए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे पहले मैंने 3 मार्क्स के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप उनको कर लेना। और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, तो आप उसको भी कर लेना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आपको केवल वीडियोस को देख लेना है, पॉइंट को नोट डाउन करना है, उनको याद कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जल्दी से। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में राज्य सत्ता केवल क्षत्रियों के पास ही नहीं बल्कि गैर क्षत्रियों के पास ही भी होती थी। जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना, कि भाई उस समय जो था प्राचीन भारत में कि हमारा जो व्यवस्था था, हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और जो क्षत्रिय होता था वो केवल वही राजा बनता था। ब्राह्मणों के अनुसार केवल राजा कौन बनता था? क्षत्रिय ही राजा बनता था। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कुछ राजाओं को जो क्षत्रिय ना होकर भी क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। हम देखें अगर कुछ राजाओं को जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी क्या बन गए? राजा बन गए। तो उसके बारे में आपको बताना है उदाहरण के साथ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है, तुम्हें देखते देखते ही याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से जो राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा बन गए थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में राजसत्ता को क्षत्रिय से जोड़कर जोड़ा गया था। राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय परंपरा में या ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में किसको बड़ा बोला गया था? राजा बनेंगे तो क्षत्रिय बनेंगे। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं, कुछ स्रोत हमें बताते हैं कि गैर क्षत्रिय भी शासक बने और उन्होंने सफलता पूर्वक क्या किया? शासन किया और एक अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो गैर क्षत्रिय थे, ठीक है। हमें उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए उदाहरण से माध्यम से पहला याद रखेंगे आप नंद वंश का उदाहरण। पहला किसका उदाहरण रखेंगे? नंद वंश का उदाहरण रखेंगे, जो क्षत्रिय ना होके भी क्या बन गए? राजा। तो नंद वंश के शासक क्षत्रिय नहीं माने जाते थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी उन्होंने मगध पर क्या किया? शासन किया। महापद्म नंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय ना होते हुए भी ये क्या बन गए? राजा बन गए। नंद वंश के राजा महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद जो थे वो क्या थे? क्षत्रिय ना होके भी क्या बन गए? राजा बन गए और मगध साम्राज्य पे क्या किया? उन्होंने शासन किया था। अगला मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे विशाल, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर साम्राज्य, ये भी जो था वो भी क्या था? क्षत्रिय नहीं थे। इनके राजा भी क्या थे? क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी क्या बन गए? एक राजा बन गए। तो मौर्य साम्राज्य के शासकों की जाति को लेकर विवाद है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के शासकों को लेकर जाति को विवाद है। कुछ बोलते हैं कि ये ब्राह्मण थे, कुछ बोलते हैं ये क्षत्रिय थे, कुछ बोलते हैं ये शूद्र थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये मूल रूप से क्या थे? शूद्र थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? भारत के ऊपर एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, और भारत को एकता अखंडता में जोड़कर रखा, ठीक है। किसने? मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो ब्राह्मण ना होके, क्षत्रिय ना होके, शूद्र होकर भी उन्होंने क्या किया? शासन किया। अगला एक उदाहरण रखेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश, ठीक है। शुंग वंश और कर्ण वंश, तो ब्राह्मण शासकों ने भी सत्ता संभाली, ये ब्राह्मण थे। शुंग वंश और कर्ण वंश कौन थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। शुंग वंश और कर्ण वंश ब्राह्मण थे। जैसे कि पुष्यमुत्र शुंग एक ब्राह्मण था जिसने मौर्य के बाद क्या किया? भारत के ऊपर शासन किया। पुष्यमुत्र शुंग कौन था? ब्राह्मण था जिसने क्या किया? क्षत्रिय ना होते हुए भी शासन किया। अगला याद रखेंगे सातवाहन शासक। क्या याद रखेंगे? सातवाहन शासक। तो दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों ने भी गैर क्षत्रिय होते हुए सत्ता प्राप्त की। सातवाहन शासकों ने भी क्या किया? गैर क्षत्रिय होते हुए सत्ता प्राप्त की। उन्होंने दक्कन क्षेत्र में लंबे समय तक क्या किया था? शासन किया था। तो दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों ने भी गैर क्षत्रिय होते हुए क्या किया? सत्ता प्राप्त किया और उन्होंने दक्कन क्षेत्र में क्या किया? लंबे समय तक शासन किया था। अगला शक्ति का आधार क्षमता थी।
अब इन्होंने शासन किस तर्ज पे किया, किस आधार पे किया, तो इन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर किया। ठीक है, तो राज्य सत्ता केवल जन्म पर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप केवल क्षत्रिय में जन्म है तो आप तुरंत राजा बन जाएंगे, नहीं, अगर आपके पास ताकत है ना तो आप भी क्या बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। ठीक ना, बल्कि सैन्य शक्ति और नेतृत्व क्षमता पर भी निर्भर करता था। ठीक ना, तो उस समय जरूरी नहीं था केवल आप क्षत्रिय होने के बाद ही, ठीक है, क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। अब बिना क्षत्रिय होते हुए राजा बन सकते थे, केवल आपके पास क्या होना चाहिए, केवल आपके पास सैन्य शक्ति और आपके पास, ठीक है, राज्य सत्ता के लिए, ठीक है, नेतृत्व होना चाहिए। विजेता ही क्या बनता था, शासक बनता था। ब्राह्मणों की स्वीकृति, कई गैर क्षत्रिय शासकों को ब्राह्मणों ने वैधता प्रदान कर दी। कुछ ब्राह्मणों ने बोल दिया ठीक है भाई आप क्या बनिए, शासक बनिए, अगर आपके पास, ठीक है, एबिलिटी है शासक बनने की, आपके पास शक्ति है, क्षमता है, तो आप क्या बनिए, शासक बनिए। यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से उन्हें मान्यता दी गई। किसके माध्यम से, यज्ञ और अनुष्ठानों से। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, तो समाज में पूर्णतः कठोरता नहीं थी जिससे विभिन्न वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिला। ऐसा नहीं था कि भाई समाज में पूरा बोल दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय राजा बनेंगे, केवल क्षत्रिय बनेंगे, नहीं, उतनी पूर्ण कठोरता नहीं थी, कुछ उदारता भी थी जिसकी वजह से ये लोग क्या बन गए, राजा बन गए। विभिन्न वंशों का उदय हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय विविधता की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक संरचनाएं थी। दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव कम था। दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव क्या था, कम था, इसलिए दक्षिण भारत में गैर, ठीक है, क्षत्रिय राजा बन गए थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राज्य सत्ता केवल क्षत्रियों तक ही सीमित नहीं थी। जिनके पास ताकत थी, जिनके पास शक्ति थी, जिनके पास सैन्य क्षमता थी, वो क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना रिपीट करके, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चार वर्णों के ब्राह्मणवादी विचार के प्रभाव से परे भी कुछ समुदाय थे, उदाहरण सहित समझाइए। आपको बताना है कि चार वर्ण व्यवस्था थी, ठीक ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इनके अलावा भी कुछ समुदाय थे जिनको ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं डाला गया था। चार वर्णों के अलावा भी प्राचीन भारत में कुछ अलग से समुदाय थे जिनको इन वर्णों में नहीं रखा गया था, उनके बारे में आपको बताना है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण थे, ऐसे कौन कौन से समुदाय थे जिनको चार वर्णों में नहीं रखा गया था, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में कई समुदाय इस व्यवस्था से बाहर थे और इसे अलग जीवन जीते थे। लेकिन कुछ ऐसी थी कि कुछ समुदाय ऐसे थे जो, ठीक है, अलग ही थे, ब्राह्मणीय व्यवस्था से क्या थे, अलग ही थे। ठीक है, देखिए कौन कौन थे। पहला, वनवासी और जनजातियां। ठीक है ना, ब्राह्मणीय व्यवस्था से अलग किसे रखा गया, जो जंगलों में रहते थे या जो जनजातियां थे, जो आदिवासियां थे। तो कई समुदाय जंगल में रहते थे और वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। तो आपसे पूछेगा वर्ण व्यवस्था से कौन बाहर थे, तो वनवासी बाहर थे। ठीक है, जैसे कि निषाद हो गए, अन्य आदिवासी समूह हो गए, इन सबको वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया था, इनको अलग से जाति व्यवस्था में रखा गया था। शिकारी और संग्रह करने वाले, जो लोग शिकारी हुआ करते थे, उनको भी वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया था। तो ये लोग कृषि आधारित समाज से अलग थे, भोजन के लिए शिकार करते थे और संग्रह पर निर्भर करते थे। तो इनको भी क्या कर दिया गया, इनको भी ब्राह्मणीय समाज से अलग कर दिया गया। चारवाह समुदाय जैसे कि पशुपालन करने वाले समूह वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह से नहीं जुड़े थे। गडारिये हो गए, अन्य पशुपालक हो गए, यानी कि जो पशुओं को पालते थे या जो पशुओं को चराते थे, उनको भी ब्राह्मणीय समाज में नहीं एक्सेप्ट किया गया था। शिल्पकार और कारीगर, शिल्पकार कौन होते हैं, जो हाथों से क्या करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं। ठीक है, जो कारीगर वही जो हाथों से वस्तुओं को बनाते हैं। तो जो हाथों से वस्तुओं को बनाते हैं ना, उनको भी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया। ठीक है, तो कुछ कारीगर वर्ण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे, जैसे कि धातुकार हो गया, धातु बनाने वाला बढ़ई हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सारे लोग को भी वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया था। बाहरी जनजातियां, ठीक है, कई विदेशी और बाहरी समुदाय जो थे, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं फिट कर रहे थे, जैसे कि शक हो गए, यवन हो गए, ये सब बाहर से भारत में आए थे। कहां से आए थे, बाहर से भारत में आए थे, तो इनको भी वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया। सामाजिक विविधता, ठीक ना, तो समाज एक रूप नहीं था बल्कि विविध समुदाय से बना था, अलग अलग जीवन शैली थी, इसलिए इनको, ठीक है, क्या नहीं किया गया, ब्राह्मणी समाज में नहीं रखा गया, इनकी जीवन शैली अलग थी। ठीक है, ब्राह्मणवादी आदर्श बनाम वास्तविकता,
तो ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था में आदर्श रूप में थी, लेकिन व्यवहार में विभिन्नता थी। वास्तविक समाज अधिक जटिल था। ठीक है, वास्तविक समाज जो था काफी जटिल था। भारत के अंदर इसके तीन चार वर्णों के अलावा भी बहुत सारे थे, तो जिनको क्या किया गया, ब्राह्मणीय व्यवस्था से अलग किया गया। स्वतंत्रता की पहचान, कई समुदाय ने अपनी पहचान अलग और संस्कृति अलग बनाई, इसलिए वो ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल नहीं हुए। स्थानीय रीति रिवाजों को अपना लिया, परंपराओं को अपना लिया, और ब्राह्मणीय जो भी व्यवस्था थी उसको अपनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया और अपने आप को अलग थलग रखा। तो जिन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई उनको भी क्या नहीं किया गया, ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं रखा गया। तो इस प्रकार प्राचीन समाज में अनेक समुदाय ब्राह्मणीय व्यवस्था से परे अस्तित्व में थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोला क्वेश्चन, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इसका विश्लेषण कीजिए। आपको अमर नायक प्रणाली के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, अमर नायक प्रणाली के बारे में बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। तो आपको इंट्रो में क्या लिखना है, तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो अमर नायक प्रणाली जो थी, ठीक है ना, वो ठीक है प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। क्या थी, प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। इसने क्या किया, राज्य को मजबूत किया। ठीक है ना, इसने क्या किया, राज्य को मजबूत किया। ठीक है ना, तो विजयनगर में जो अमर नायक प्रणाली थी वो किस प्रकार की प्रणाली थी, तो ये सैनिक प्रणाली थी। अमर नायकों को सैनिक कमांडर कहा जाता था, याद रखिएगा, अमर नायकों को क्या कहा जाता था, सैनिक कमांडर कहा जाता था अमर नायकों को। ठीक है, और उसके बाद जो अमर नायक थी वो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से मिलती जुलती थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से क्या करती थी, ये मिलती जुलती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद करना कि अमर नायकों को सैनिक कमांडर कहा जाता था, और अमर नायक जो थी वहां विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी जो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के द्वारा जारी की लागू किया गया एकता प्रणाली से क्या करती थी, ये मेल खाती थी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये भूमि आधारित व्यवस्था थी। जो ये जो था अमर नायक प्रणाली, ये कैसी थी, भूमि आधारित व्यवस्था थी। इसके अंदर राय के द्वारा, राय कौन हुआ करता था बेटा, तो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। जो विजयनगर के शासक हुआ करते थे उन्हें राय कहा जाता था, ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो देखिए, तो ये कैसी व्यवस्था थी, भूमि पर आधारित व्यवस्था थी। अमर नायक प्रणाली किस पर आधारित थी, भूमि पर आधारित व्यवस्था थी। तो अमर नायकों को राय के द्वारा भूमि दी जाती थी जिससे वो आय प्राप्त करते थे। यानी कि जो इनका इनकम का जो स्रोत था, अमर नायकों का जो इनकम का जो स्रोत था वो कहां से आया था, तो राय के द्वारा दी गई भूमि से आय प्राप्त करते थे। वो भूमि से कर वसूल कर सेनाएं बनाते थे। ठीक ना, ये भूमि से क्या करते थे, कर वसूलते थे। तो आपको ध्यान रखना है ये भूमि आधारित व्यवस्था थी, ये सैन्य जिम्मेदारी थी। अमर नायक क्या थी, एक सैन्य जिम्मेदारी थी। अमर नायक राजा को सैनिक उपलब्ध कराते थे। राजा को जब भी युद्ध वगैरह में जाना पड़ता था तो क्या करता था, इन अमर नायकों से सेना लेकर जाता था। ठीक ना, अमर नायकों से सेना लेकर जाता था, तो युद्ध के समय वो अपनी सेना के साथ उपस्थित होते थे। ठीक है, तो ये सैन्य जिम्मेदारी थी। स्थानीय प्रशासन, यानी कि जो भूमि राजा के द्वारा इनको दे दिया जाता था ना, तो उनको संभालने के लिए यही काम करते थे, यानी कि स्थानीय प्रशासन को संभालते थे। देखिए, राजधानी का जो प्रशासन हुआ करता था वो राजा लोग संभालते थे, लेकिन जो गांव वगैरह का प्रशासन हुआ करता था, जो स्थानीय प्रशासन हुआ करता था, वो राय संभालते थे, यानी कि सैनिक कमांडर संभालते थे, अमर नायक संभालते थे। तो वे अपने क्षेत्र का प्रशासन संभालते थे, वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और वहां पे टैक्स वसूला करते थे। राजस्व संग्रह, ये क्या, इनका काम क्या होता था, राजस्व संग्रह करना, यानी कि टैक्स को वसूल कर राजा को देना। वे किसानों से कर वसूल कर राज्य को हिस्सा दे देते थे। वो किसानों से क्या करते थे, कर वसूलते थे और किसको दे देते थे, तो राजा को दे देते थे। तो ध्यान रखना, राजस्व संग्रह जो था इनका मेन काम था।
आय का एक भाग राजा को देना अनिवार्य था और कुछ भाग क्या करते थे अपने पास रख लेते थे, अपना रख रखाव करने के लिए, अपने घोड़ों को ठीक है सही से सही तरीके से संचालित करने के लिए, अपने जो भी सैनिक होते थे उनको वेतन देने के लिए उस राजस्व का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा राज्य को दे देते थे। स्वायत्ता, इनको स्वायत्ता भी थी, उन्हें कुछ हद तक क्या थी स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, इन्हें कुछ हद तक क्या थी स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति थी, इनके पास क्या थी अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति थी। केंद्रीय नियंत्रण, इनके ऊपर राजा का नियंत्रण होता था, इनके ऊपर क्या होता था राजा का नियंत्रण होता था, तो राजा इनके ऊपर नियंत्रण रखता था, समय समय पर इनका स्थान बदलता जाता था। ठीक है, क्या होता था एक क्षेत्र का नायक अमर नायक दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता था, दूसरे क्षेत्र का अमर नायक उस क्षेत्र में भेज दिया जाता था, जिससे क्या होता था राजा इनके ऊपर कंट्रोल रखता था और इसके पता चलता था कि ये जल्दी शक्तिशाली ना था, क्योंकि ये जब ये शक्तिशाली हो जाते थे ना तो ये राजा के ऊपर ही क्या कर देते थे हमला कर देते थे, तो राजा इनको कम शक्तिशाली करने के लिए इनके स्थान को स्थानांतरित भी कर देता था। सैन्य शक्ति का विस्तार, ठीक है, इस प्रणाली से राज्य की सैन्य शक्ति क्या होती थी मजबूत होती थी, बड़ी सेनाएं बना रखना संभव हुआ। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, तो इस व्यवस्था से प्रशासन में स्थिर और प्रभावी बनाया गया, राज्य का विस्तार हुआ, नियंत्रण आसान हुआ। ठीक है, तो ये थी अमर नायक प्रणाली, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता का प्रमुख आधार थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, अब्दुल रजाक के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अब्दुल रजाक था, फारस का जो राजदूत आया था, ये कहां से आया था फारस से आया था, ये कहां से आया था फारस से, याद रखिएगा। ठीक है, अब्दुल रजाक कहां से आया था बेटा, तो फारस से आया था। ठीक है ना, तो जो अब्दुल रजाक था विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी से प्रभावित था, इसका कारण बताइए। ठीक है ना, विजयनगर की किलेबंदी से क्या था, ये काफी ज्यादा प्रभावित था अब्दुल रजाक, तो आपको इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया था, तो अपने पूरे साम्राज्य को किले बंद कर दिया था, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन थे, जैसे कि अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया। ठीक है, ये यहाँ के शासक इसके क्या थे दुश्मन थे, तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए विजयनगर के साम्राज्य शासकों ने किलेबंदी कर रखा था, और किलेबंदी को देखकर अब्दुल रजाक बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, अरे वाह क्या किलेबंदी कर रखी है। ठीक है, चलिए, अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से इसलिए बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसकी असाधारण सुरक्षा व्यवस्था और विशालता देखी थी, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही खतरनाक थी और विशाल था। क्या चीज, किलेबंदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ही किले से नहीं बल्कि कई परतों में बनी हुई थी, केवल राजधानी को ही नहीं घेरा गया था, पूरे साम्राज्य को घेरा गया था, जो उसे बेहद सुरक्षित बनाती थी। तो विजयनगर के शासकों ने किस लिए किलेबंदी किया था, तो अपने आस पड़ोस के दुश्मनों से रख रखाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी किया था, और यह किलेबंदी बहुत ही खतरनाक थी, सुरक्षा बहुत ही खतरनाक थी, जिसे देखकर अब्दुल रजाक क्या हो गया आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुस्तरीय किलेबंदी, कैसे कैसे किलेबंदी की थी। तो किलेबंदी एक स्तर पर नहीं की गई थी, बहुत सारे स्तर पर किलेबंदी की गई थी, स्तर करीबन 7 प्रकार की किलेबंदी की गई थी। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की किलेबंदी की गई थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो विजयनगर में कई परतों में दीवारें बनी थी, जिससे दुश्मन को शहर के अंदर प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो जाता था। तो किलेबंदी किस प्रकार की थी, तो किलेबंदी बहुस्तरीय प्रकार की थी। किलेबंदी किस प्रकार की थी, बहुस्तरीय की प्रकार की थी, केवल एक स्तर में किलेबंदी नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत ही स्तर में किलेबंदी किया जाता ताकि दुश्मन को शहर के अंदर प्रवेश करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो। मजबूत निर्माण सामग्री, बहुत ही मजबूत तरीके से चीजों को ठीक है बनाया गया था। तो किलेबंदी विशाल पत्थरों से बनाया गया था। किलेबंदी किससे बनाया गया था, विशाल पत्थर से। और ये पत्थर कैसे थे, तो ये पत्थर त्रिभुजाकार थे, सूणाकार थे। पत्थर कैसे थे बेटा, सूणाकार थे, याद रखिएगा। पत्थर कैसे थे, सूणाकार थे पत्थर, जिसको चिपकाने के लिए गारे की जरूरत भी नहीं पड़ता था।
जिसको चिपकाने के लिए गारे का जरूरत भी नहीं पड़ता था। ठीक है, एक के ऊपर एक रखते जाते थे और ये क्या होता था, अपने आप ही चिपकते जाते थे। तो मजबूत निर्माण सामग्री यानी कि किलेबंदी करने के लिए इन्होंने जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया उनका जो आकार था वो सूढ़ाकार था, जो अत्यंत मजबूत थे और टिकाऊ थे, जिससे सुरक्षा बढ़ती थी। ठीक है ना, और इनको मजबूती प्रदान करने के किसी प्रकार का गारे का भी प्रयोग नहीं करते थे। प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग, प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग, ठीक है ना, तो बता रहे हैं कि पहाड़ और नदियां, विशेषकर तुंगभद्रा नदी प्राकृतिक रक्षा का कार्य भी करती थी। अब किलेबंदी तो की गई थी, लेकिन कुछ पहाड़ पर्वत ऐसे थे जो प्राकृतिक रूप से विजयनगर साम्राज्य की क्या करते थे, रक्षा करते थे। जैसे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो पहाड़ हो गया हो, जिससे किले की सुरक्षा और मजबूत हो जाती थी। तो प्राकृतिक सुरक्षा का भी उपयोग किया गया था। विशाल क्षेत्र में विस्तार, किलेबंदी केवल एक जगह नहीं था, बहुत पूरे जगह था। ठीक है, तो किलेबंदी पूरे शहर को घेरती थी, जिससे पूरा नगर सुरक्षित रहता था और बाहरी आक्रमण से बचाव होता था। किलेबंदी को पूरे शहर से किया गया था। नियंत्रित प्रवेश द्वार, ठीक है, किले में सीमित और मजबूत द्वार थे जिससे होकर ही प्रवेश संभव था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। सैन्य तैयारी तैनात, हमेशा सेना तैयार रहती थी, हमेशा सेना क्या रहती थी, तैयार रहती थी। तो किले के अंदर सैनिकों की तैनाती रहती थी, जैसे कि जब भी किसी प्रकार का आक्रमण हो तो तुरंत क्या करे हो, उसका सामना कर सकती थी। रणनीति योजनाएं, ठीक है, किलेबंदी सोच समझकर बनाई गई थी, जिससे हर स्तर पर सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। यानी कि जो किलेबंदी थी वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, अगला है वैभव और शक्ति का प्रदर्शन। इससे क्या पता चलता है, वैभव और शक्ति का प्रदर्शन पता चलता है। तो यह किलेबंद केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि राज्य की शक्ति और समृद्धि का भी प्रतीक थी, जिसने विदेशी यात्रियों को प्रभावित किया। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से किलेबंदी को देखकर अब्दुल रज्जाक क्या हुआ, प्रभावित हुआ। और सुनिए एक बात और याद रखिए, ठीक है ना, कि खेतों को, बगीचों को भी किलेबंद किया गया था। खेतों और बगीचों को भी क्या किया गया था, किले बंद किया गया था। ये भी पॉइंट आप ऐड ऑन कर देना कि भाई, ठीक है, केवल ऐसा नहीं था नगरों को या शासकीय क्षेत्र को ही क्या किया गया था, ठीक है, किले बंद किया गया था, साथ साथ में खेतों और बगीचों को भी किले बंद किया गया था। खेतों और बगीचों को किलेबंद करने का यह रीजन था कि भाई मान लीजिए, ठीक है, कोई दुश्मन आता है युद्ध करने के लिए, तो दुश्मन अपने साथ क्या करता है, रसद सामग्री लेकर आता है, खान पान की चीजें लेकर आता है। ठीक है, लेकिन युद्ध करते करते खान पान की चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। तो जो दुश्मन होगा उसका फिर उसके बाद एक ही मकसद रह जाएगा, खेतों पर बगीचों पर क्या करना, कब्जा कर लेना। खेतों पर बगीचों पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खाने के लिए तो चाहिए उन्हें। तो राजा लोग इतना, विजयनगर के शासक इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनको पता था कि अगर कोई युद्ध करने आएगा और उनका रसद सामग्री खत्म हो जाएगा तो खेतों और बगीचों पर हमला करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, दुश्मनों को, ठीक है, बिना युद्ध के ही मारने के लिए उन्होंने खेतों को भी किलेबंद कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो अपने आप ही भूख के मारे क्या जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि खेतों और बगीचों को भी क्या किया गया था, किलेबंद किया गया था। और 7 स्तर की किलेबंदी की गई थी। तो इन्हीं कारणों से अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी को असाधारण और अद्वितीय बताया। उसके अनुसार यह शहर इतना सुरक्षित और भव्य था कि उसकी तुलना किसी अन्य नगरों से करना कठिन था। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट लिखोगे आपके 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत में दक्षिण सूफी परंपराओं के सांस्कृतिक योगदान की चर्चा कीजिए। आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी परंपराओं के क्या क्या संस्कृति में योगदान थे। ठीक है, संस्कृति में भक्ति और सूफी परंपराओं ने क्या योगदान दिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत में। तो क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि भाई मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी परंपराएं धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में उभरी। तो ये जो भक्ति और जो सूफी परंपराएं थी ये धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन। जो भक्ति आंदोलन था वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ था, भक्ति आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, हिंदू से जुड़ा हुआ था। और ये जो सूफी आंदोलन था वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या था, धार्मिक आंदोलन था, जिन्होंने समाज में समानता की बात की, समानता की बात की, प्रेम की बात की, भाईचारे की बात किया। ठीक है, और भारतीय संस्कृति को गहराई रूप से क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, तो इनके वजह से क्या हुआ, समाज में समानता का विकास हुआ।
ठीक है ना। इन्होंने समाज में समानता का विकास किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, भक्ति सूफी संतों ने समाज में जो भी कुरीतियां थी, जो भी ऊंच नीच था, उनका विरोध किया और समाज में समानता लाने की बात की। भक्ति और सूफी संतों ने जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव का विरोध किया तथा सभी को समान मानने की शिक्षा दी। कबीर ने कहा, जात जात पात पूछे नहीं कोई का संदेश दिया, कि जात पात कोई नहीं पूछेगा, जात पात कोई नहीं पूछेगा, सब क्या मानेंगे, समान मानेंगे। तो इन्होंने समाज में क्या योगदान दिया, अपना समानता का बढ़ावे में योगदान दिया। धार्मिक सहिष्णुता और एकता, इन्होंने एक दूसरे धर्मों के प्रति एकता की बात की। तो इन परंपराओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, मत लड़ो, मत काटो, न मत मारो, ठीक है, एक दूसरे के साथ एकता बनाकर रहो। ये सब किसकी देन है, भक्ति सूफी संतों की देन है। और धार्मिक कट्टरता को कम करने का प्रयास किया गया, और धार्मिक कट्टरता को क्या किया गया, कम करने का प्रयास किया गया। सूफी संतों के दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते थे, सूफी संतों के दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। जैसे कि देखिए जो अजमेर शरीफ है, अजमेर शरीफ में जब भी किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी, ठीक है, एक्टर को क्या करना पड़ता है, अपना फिल्म बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सूफी संत के दरगाह पर जाते हैं, ठीक है। अगला है स्थानीय भाषाओं का विकास। क्या, स्थानीय भाषाओं का विकास। तो संतों ने संस्कृत या अरबी के बजाय स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे जन साधारण तक संदेश पहुंचा, जिससे क्या हुआ, जन साधारण तक संदेश पहुंचा। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास ने, अवधी और कबीर ने साकी भाषा का क्या किया, प्रयोग किया, कहते हैं स्थानीय भाषा की। तो इन्होंने स्थानीय सूफी संतों भक्तों ने क्या किया, ठीक है, स्थानीय भाषा का विकास किया। साहित्य और संगीत का विकास, इन्होंने, इनका मेन चीज क्या था, ईश्वर की प्रार्थना कैसे करनी है, शक्ति से, संगीत से करनी है, कव्वाली से करनी है, ठीक है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ने भजन, कीर्तन, कव्वाली जैसे संगीत रूपों को विकास किया, जिससे संस्कृति और अभिव्यक्ति को नया आयाम मिला। यानी कि भगवान की प्रार्थना करने का क्या मिल गया, लोगों को एक नया आयाम मिल गया, नया तरीका मिल गया। किसकी वजह से, आपके सूफी संतों की वजह से, ठीक है। आडंबर और कर्मकांडों का विरोध, यानी कि संतों ने बाहरी आडंबरों और जटिल धार्मिक कर्मकांडों जैसे कि पशु बलि हो गया, इन सब का क्या किया, विरोध किया तथा सच्ची भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर दिया कि केवल क्या करिए, अगर आपको ईश्वर के पास जाना है तो आप कर्म कांड मत करिए, आप आडंबर मत करिए, आप केवल क्या करिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर में लीन हो जाइए, उनकी भक्ति कीजिए, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। मानवता और नैतिक मूल्यों का प्रसार, इन्होंने, ठीक ना, इन्होंने प्रेम, करुणा, सेवा, सहानुभूति, इन सब पर ज्यादा जोर दिया। ये सारी चीजें होनी चाहिए। सूफी संत गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते थे, ठीक है। सांस्कृतिक समन्वय, इन्होंने संस्कृतियों को, ठीक है, एक साथ करने की कोशिश की, ठीक ना। तो भक्ति और सूफी विचारों ने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का समन्वय किया, और जिससे मिश्रित भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। आज हमें जो भारत में संस्कृति में मिश्रित संस्कृति में, ठीक है, क्या विविधता दिखाई देती है, वो किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से, ठीक है ना। और भारत की संस्कृति विविधता में ही क्या है, एकता है। सामाजिक सुधार दिशा, इन्होंने समाज में सुधार करने की दिशा दी, ठीक ना। तो इन आंदोलनों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को चुनौती दी और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार भक्ति सूफी परंपराओं ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक समन्वय, सामाजिक सुधार और मानवता के मूल्यों को मजबूत किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुरु नानक वाली, ठीक है, गुरु नानक जी के, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि गुरु नानक की शिक्षाओं के ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। गुरु नानक, तो देखिए गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी के एक महान संत थे। गुरु नानक कौन थे, 15वीं से 16वीं शताब्दी के महान संत थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो देखिए यहाँ, ठीक है, गुरु नानक जो थे, ठीक है ना, गुरु नानक जो थे, ठीक है ना, वो किसी प्रकार का धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किसी भी प्रकार के धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो सिख धर्म की जो स्थापना की थी उनके किसने की थी, तो उनके सहयोगियों ने, उनके शिष्यों ने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, जिनकी, ठीक है, शिक्षाओं ने भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। इसको आप कट कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। सिख धर्म के संस्थापक, तो सिख धर्म के संस्थापक ये नहीं है, ठीक ना, ये सिख धर्म को, किसी भी धर्म का, ठीक है, विस्तार नहीं करना चाहते थे, ये किसी भी दूसरे धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ठीक है।
आप इसमें ये लिख देना कि जो सिख धर्म की जो स्थापना थी, मतलब ये किसी भी धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, और ठीक है, जो सिख धर्म की जो स्थापना की इनके अनुयायियों ने की थी, और भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, चलिए पहला इनकी शिक्षाएं देखा जाए तो इन्होंने एक ईश्वरवाद पर सिद्धांत दिया, बोला कि ईश्वर केवल एक ही है। एक ईश्वरवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरु नानक ने दिया। तो गुरु नानक ने ईश्वर में विश्वास करने की शिक्षा दी। ठीक है, गुरु नानक जी ने ईश्वर में विश्वास करने की शिक्षा दी, जिससे लोगों को धार्मिक सरलता और एकता का संदेश मिला। और इन्होंने क्या बोला कि केवल दुनिया में एक ही ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है। ठीक है, अब ईश्वर एक ही है, आप बस नाम जाप करिए, ठीक है, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। जाति प्रथा का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। तो इन्होंने जाति भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी मनुष्यों को सम्मान बताया। लगभग लंगर परंपरा में सभी के साथ भोजन करते थे, लंगर परंपरा स्थापित किया गया था। ये क्या करते? सबके साथ भोजन करते थे। ठीक है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जो धर्म के अंदर जो बाहरी चीजें थी उन सबका विरोध किया। उन्होंने बाहरी कर्मकांडों और दिखावों की आलोचना की तथा सच्ची भक्ति और आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बाहरी कर्मकांडों और दिखावे की आलोचना की तथा सच्ची भक्ति पर जोर दिया। मानवता और सेवा का महत्व, ठीक है, उन्होंने सेवा करने की बात, आपने देखा होगा सिख धर्म में क्या है? सेवा किया जाता है, सेवा किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि बड़े से बड़े लोग भी क्या करते हैं? गुरुद्वारे में बैठ के हमारे चप्पलों को, जूतों को क्या करते? साफ करते हैं, लंगर लगाते हैं हमारे लिए। ठीक है, ये लोग सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सेवा और सिमरन पर बल दिया गया, जिससे समाज में सहयोग और करुणा की भावना विकसित हो। ठीक है, आगे संगत और पंगत का परंपरा। इन्होंने संगत यानी कि सामूहिक प्रार्थना और पंगत यानी कि सामूहिक भोजन ने सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने संगत मतलब सामूहिक प्रार्थना और पंगत मतलब सामूहिक भोजन को बढ़ावा दिया। स्थानीय भाषा में क्या किया? इन्होंने उपदेश दिया। गुरु नानक ने पंजाबी और सरल भाषा में उपदेश दिया, जिससे आम जनता में आसानी से उनके विचारों को समझ सके। नए धार्मिक समुदाय की स्थापना, उनकी शिक्षाओं से सिख धर्म का विकास हुआ। ठीक है ना, उनकी शिक्षाओं से सिख धर्म का विकास हुआ, लेकिन उन्होंने सिख धर्म की स्थापना नहीं की। बेशक से वो सिख थे, सिख धर्म की स्थापना किसने की? उनके अनुयायियों ने, जो एक संगठित धार्मिक और सामाजिक समुदाय बना। ठीक है, सामाजिक सुधार, एकता, ठीक है, समाज में सुधार करने के लिए उन्होंने, ठीक है, लोगों में एकता कायम किया। तो उनकी शिक्षाओं ने समाज में समानता, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। तो इस प्रकार गुरु नानक की शिक्षाएं भारतीय समाज में समानता, एकता और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। तो बच्चों ये थे आपके, ठीक है, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, PYQ, जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, और एग्जाम में लिख कर आ जाना। आपके 80 में से 80 कहीं नहीं गए, ठीक है, आप इजिली 100 में से 90 के आसपास चले जाएंगे। और इससे पहले मैं 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके प्लीज उनको भी देख लेना। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएंगे या चांसेस है, चांसेस नहीं, आने ही वाले हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको 100% आने ही वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।